हेलो स्टूडेंट्स, अब आज हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहला कंसेप्ट है कॉस्ट कंसेप्ट। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो भी गुड्स और एसेट्स बिजनेस में रिकॉर्ड होते हैं वो कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड होंगे। मतलब कि जो भी एसेट्स हम परचेस करेंगे बिजनेस में उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, वो कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट है ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो भी बिजनेस है ट्रांजैक्शन, जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसमें दो पार्टीज होगी, रिसीवर डेबिट और गिवर क्रेडिट। ठीक है, और हर ट्रांजैक्शन क्या होगा, बुक में दो एस्पेक्ट में रिकॉर्ड होगा। नेक्स्ट है रियलाइजेशन कंसेप्ट। रियलाइजेशन कंसेप्ट में क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट the date on which the goods are delivered to the buyer is the transaction date. This means that the date of order or the manufacturing date is not considered as sales date. इसमें क्या होगा कि जिस डेट पे गुड्स डिलीवर होंगे किसको, बायर को, उस डेट को क्या माना जाएगा, उस डेट को माना जाएगा ट्रांजैक्शन डेट, ना कि जिस डेट पे सेल्स किया जाएगा। ठीक है, तो जो भी एंट्रीज हम बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखेंगे वो कब लिखेंगे कि एज सुन एज द पेमेंट इज़ रिसीव्ड और मेड इट इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स। जब पेमेंट रिसीव्ड होगी तब उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट है कैपिटल कंसेप्ट। कैपिटल कंसेप्ट में क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट ट्रांजैक्शन रिलेटेड विद कैपिटल शुड बी रिकॉर्डेड सेपरेटली। जो भी ट्रांजैक्शन कैपिटल से रिलेटेड है वो क्या होंगे, वो ट्रांजैक्शन को हम अलग से रिकॉर्ड करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस जो सोल प्रोप्राइटर का होता है, पार्टनरशिप का होता है, वो कैपिटल में ट्रांसफ़र होता है। क्या लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ सोल ट्रेडर एंड पार्टनरशिप फर्म्स आर ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, बट इन केस ऑफ कंपनी इट इज़ नॉट डन। प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म कैन बी नोन फ्रॉम दिस कंसेप्ट। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, कैपिटल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कैपिटल को अलग से रिकॉर्ड करने इसलिए बोला है क्योंकि इस कंसेप्ट से पता चलेगा कि फर्म की प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट कौन सा है, नेक्स्ट कंसेप्ट है मैचिंग कंसेप्ट। अब ये कंसेप्ट क्या है, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो भी हमारी इनकम हो रही है, जो भी हमारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं, वो दोनों को कंसिडरेशन में लेना है, दोनों को रिकॉर्ड करना है फाइनेंशियल ईयर में। देख लेते क्या लिखा है, इट मीन्स टू रिकॉर्ड द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्यूरेट इनकम, अनअर्न्ड इनकम एक्सेट्रा ऑफ द करंट ईयर टू कैलकुलेट द रियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। इसका कहना है जो भी हमारी आउटस्टैंडिंग चीज़ें हैं, प्रीपेड वाली चीज़ें हैं, वो सब को कंसिडर करना है। ऐसा नहीं आउटस्टैंडिंग है तो बाद में लेंगे, प्रीपेड है तो पिछले साल ले, ऐसा नहीं है, उसी फाइनेंशियल ईयर में कैलकुलेट करना है। तभी हमको पता चलेगा कि एग्जैक्टली हमारी पोजीशन क्या है बिजनेस की। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या बोला है यहाँ पे, द एम ऑफ एवरी बिजनेस कंसर्न इज टू नो द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। हर बिजनेस कंसर्न का क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस फाइनेंशियल ईयर का क्या है। तो सबसे पहले टू बेसिस बताया गया है, दो बेसिस में निकाला जाता है ये। सबसे पहले कैश बेसिस, सेकंड है एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस क्या होता है, इसमें वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे जो कैश में होंगे। देख लेते हैं क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस बेसिस ट्रांजैक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स टिल कैश इज आइदर रिसीव्ड और पेड। कैश यहाँ तो रिसीव्ड होगा, यहाँ तो पे होगा। इन द सेम वे एक्सपेंसेस आर ऑल्सो रिकॉर्डेड व्हेन आर पेड इन कैश। जो भी खर्चे हैं वो भी क्या होंगे, जब कैश में होंगे तो ही पे होंगे। तो द डिफरेंस बिटवीन द इनकम एंड एक्सपेंसेस इज प्रॉफिट। जो भी इनकम और जो भी एक्सपेंसेस रहेगा कैश में उसको क्या बोला जाएगा, उसको प्रॉफिट बोला जाएगा। द बिजनेस कैन ईजली नो अबाउट इट्स कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट बाय प्रिपेयरिंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इसमें क्या बनता है, एक अकाउंट बनता है जिसको रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बोलते हैं, जिसमें कैश रिसीव्ड और कैश पेमेंट होती है। वो क्या होता है, उससे पता चल जाता है कि बिज़नेस को आखिर में
कितनी रिसिप्ट्स है और कितनी पेमेंट है। दिस बेसिस इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर द प्रोफेशनल। ये जो बेसिस है ज़्यादातर किसके लिए होता है? प्रोफेशनल्स के लिए, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्सेट्रा। ठीक है, अब इसके क्या हैं? इसके कुछ मेरिट्स हैं और कुछ डीमेरिट्स हैं। मेरिट्स क्या है कि बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, रियल है ना, ओल्ड ट्रेडिशन कस्टम्स के अकॉर्डिंग है, ये मेथड उसके लिए सूटेबल है जिनकी कैश में डील होती है। लेकिन डीमेरिट्स क्या है? डीमेरिट्स ये है कि जो क्रेडिट बेसिस रहता है उसको इग्नोर करता है, तो पूरा एक्यूरेट नहीं रहता। और क्या है, इसके अंदर कैश की फ्रॉड्यूलेंट पॉसिबिलिटी है ना। और क्या है कि इसमें कैपिटल और रेवेन्यू आइटम्स को अलग अलग नहीं किया जाता, और ये कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग रिकॉग्नाइज नहीं है, कंपनी लॉ इसकी परमिशन नहीं देता। तो ये क्या है? ये है कैश बेसिस। ठीक, ये था कैश बेसिस। अब नेक्स्ट है अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल बेसिस क्या है? द बेस ऑफ अकाउंटिंग एज पर दिस बेसिस रिकवरी वेदर कैश इज नोट। कैश के आइटम्स भी नोट होंगे और क्रेडिट के आइटम्स भी नोट होंगे। अक्रूवल इनकम इज सफिशिएंट। हियर इट इज़ नेसेसरी टू क्लैरिफाई दैट आउटस्टैंडिंग हो गया, प्रीपेड हो गया, एक्यूरेट हो गया, अर्न इनकम होंगे, सारे कंसिडरेशन में लिए जाएंगे। जबकि ऊपर वाले कैश बेसिस में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन लिए जाते थे, तो कंपनी लॉ इसकी रिकग्नाइजेशन देता है, जबकि कैश की नहीं देता, कैश बेसिस की नहीं देता। इसके कुछ मेरिट्स ही बताए गए हैं। तो ये एक्यूरेट फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, कंफर्म रहता है कितनी कैलकुलेशन क्या हो रही है, और ये सारे प्रिंसिपल्स को वेरीफाई करते हुए चलता है, और इसमें कैपिटल और रेवेन्यू आइटम्स को ईजिली डिस्टिंक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है बेसिक प्रिंसिपल्स। देखो बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है? बेसिक प्रिंसिपल्स का मतलब होता है ये कुछ जनरल रूल्स या प्रिंसिपल्स है अकाउंटिंग के, जिनको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोला जाता है। ये गाइडलाइन है कि हमको अपने वर्क कैसे करना है अकाउंटिंग में। ये कुछ कन्वेंशंस, कुछ कंसेप्ट्स है जो बताया गया है कि आपको अकाउंटिंग करते टाइम इन चीज़ों के, इन रूल्स के ध्यान देने होंगे। ठीक है, सो ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब कुछ करेक्टरिस्टिक बताइए अकाउंटिंग प्रिंसिपल की। सबसे पहला है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है? अकाउंटिंग कन्वेंशन और कंसेप्ट्स पे। दिस प्रिंसिपल आर अननेचुरल। क्या मतलब कि ये प्रिंसिपल अननेचुरल है। ये क्या है? किस बेसिस पे? एक्सपीरियंस के बेसिस पे, नॉलेज के बेसिस पे, और ह्यूमन बीइंग के क्रिटिसिजम्स के बाद डेवलप किए गए हैं। ये प्रिंसिपल्स वाइडली पॉपुलर और एक्सेप्टेड नहीं हैं। ठीक है, ये प्रिंसिपल किसके लिए बनाए गए हैं? ट्रेड के लिए, कॉमर्स के लिए, बिजनेस को डेवलपमेंट देने के लिए। ठीक है, और इसको सारों को लिस्ट में लिखना डिफरेंट प्रिंसिपल्स को पॉसिबल नहीं है, और एक ही जगह अप्लाई करना भी पॉसिबल नहीं है। सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है कि कौन सा प्रिंसिपल किस सिचुएशन में लगेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहला है ड्यूअलिटी प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग दो एस्पेक्ट्स होते हैं हर बिजनेस के, जो कि एक है डेबिट, एक है क्रेडिट। जैसे फॉर एग्जांपल एक एस ने बिज़नेस स्टार्ट किया और बिज़नेस में 50,000 कैश क्या किया? इन्वेस्ट किया। तो इस ट्रांजैक्शन में जो एस नाम का बंदा है उसने कैश इन्वेस्ट किया है तो उसका एसेट है, और जो बिज़नेस है उसके पास कैश आया है तो कैपिटल फॉर्म पे आया है तो बिज़नेस की लायबिलिटी अराइज हुई है। ठीक है, तो ये ड्यूअलिटी प्रिंसिपल का कहना है कि दो एस्पेक्ट होंगे हर ट्रांजैक्शन की, दैट इज़ डेबिट एस्पेक्ट, क्रेडिट एस्पेक्ट। नेक्स्ट है वेरीफिएबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ एविडेंस प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को प्रॉपर डॉक्यूमेंट जैसे कि इनवॉइस, वाउचर, लेटर, ये सारे चीज़ों में करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि इन फ्यूचर इनको फर्दर वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो प्रॉपर इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग प्रॉपर बुक्स क्या करनी चाहिए? मेंटेन करनी चाहिए, ताकि आगे फ्यूचर में दिक्कत ना हो। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है, जो प्रेजेंट वैल्यू होती है, उसको लिखना चाहिए। डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट। जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है उस पर डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि चीज़ों के
वियर एंड टीयर से क्या होती है, रेट गिरता जाता है। जैसे आपने आज सेल फ़ोन लेके आओगे, मान लो वो 10,000 का है, तो कल अगर उसकी प्राइस बेचने जाओगे तो उसको 10,000 नहीं बिकेगा, वो तुरंत कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, चीज़ों के रेट गिरते हैं तो उसको डेप्रिसिएशन लगता है। However, it must be remembered that the cost concept never means the assets are always shown in cost price after year. If an asset is purchased by paying nothing, it should be shown in the balance sheet as an asset. On the other hand, the assets which are received on donation or charity are shown there. Historical cost principle के अकॉर्डिंग जो भी कॉस्ट प्राइस पे चीज़ें खरीदी रहती है उसको डेप्रिसिएशन लगा लगा के क्या करना रहता है, हिस्टोरिकल प्राइस में खाना रहता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर के अकॉर्डिंग ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अकाउंटिंग शुड बी गिवन। हर इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। देखिए क्या लिखा है, इट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ दिस प्रिंसिपल दैट व्हेन एवर अकाउंटिंग वर्क इज डन। देखो क्या लिखा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर के अकॉर्डिंग कि यहाँ पे जो भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन है, मतलब सारी चीज़ें अकाउंटिंग से रिलेटेड क्या करनी है, चीज़ें हमको बतानी है। इसमें क्या है, डिटेल डिस्क्रिप्शन देनी है सारी चीज़ों का, जो भी अकाउंट्स है, क्या है, कैसा है। ठीक है, इसके अंदर क्या लिखा है, इट इज़ स्पेशल। देखो कंपनीज़ एक्ट 1956 अगर किसी कंपनी है तो उसमें बता दिया गया है कंपनीज़ एक्ट के अकॉर्डिंग कि आपको क्या क्या चीज़ें बतानी पड़ेगी। सबसे पहला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देना पड़ेगा, बैलेंस शीट देनी पड़ेगी प्रिस्क्राइब फॉर्म में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देनी पड़ेगी। तो एट लास्ट क्या है, फुल डिस्क्लोजर बिजनेसमैन को क्या करना पड़ता है, हमारे पूरे अकाउंट्स डिटेल फॉर्म में अपने डिस्क्लोज करने पड़ते हैं। ठीक है, वो है प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। अब है रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या लिखा है देख लेते हैं। दिस प्रिंसिपल टेल्स अबाउट द रिसिप्ट ऑफ इनकम, रियलाइजेशन गवर्न्स द एग्जिस्टेंस ऑफ द बिजनेस, मैक्सिमम रियलाइजेशन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस, नो बिजनेसमैन कैन डेवलप विदाउट realization. Revenue is collected when the goods are sold or when service is performed. When the revenue is collected, special attention is to be given after sales. Whenever the money is not received, it is not treated as realized amount and will be treated as credit sale. मतलब इसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम रियलाइजेशन होना चाहिए हर बिज़नेस का। ठीक है, बिज़नेस को रियलाइजेशन के बिना नहीं चलाया जा सकता। जो भी रेवेन्यू हम कलेक्ट करते हैं बिज़नेस को सोल्व करने के बाद और सर्विस परफॉर्म करने के बाद, उसको स्पेशल ध्यान देना चाहिए कि मनी मिली है कि नहीं मिली है। क्योंकि इसको क्रेडिट सेल्स दिखाया जाता है ना, तो क्रेडिट सेल्स में क्या होता है, पैसा बाद में देते हैं तो रेवेन्यू बाद में होना होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया, देखो रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर सेलिंग गुड्स इन सितंबर में उसने रिसीव किया था ऑर्डर, और सोल्ड गुड्स अक्टूबर में किया और पेमेंट नवंबर में मिली। तो हियर इनकम इज रियलाइज्ड इन नवंबर एंड नॉट इन सितंबर अक्टूबर। तो हम ऐसा मानेंगे कि नवंबर में हमको रेवेन्यू हुई और नवंबर में सेल्स को दिखाएंगे, ना कि सितंबर और अक्टूबर में। तो ये था रेवेन्यू रियलाइजेशन का प्रिंसिपल, रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। नेक्स्ट लास्ट है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड प्रिंसिपल। दिस प्रिंसिपल सेज दैट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स द रिकॉर्ड ऑफ दोज ट्रांजेक्शन आर डन विच हैव दी टेकन प्लेस अर्लियर। मतलब इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं वो ट्रांजेक्शन कब रिकॉर्ड करेंगे, जब वो टेकन प्लेस होगा। देखो क्या लिखा है, द ट्रांजेक्शन विच में अराइज इन फ्यूचर आर नॉट एंटर्ड। जो फ्यूचर ट्रांजेक्शन है वो अभी से एंटर नहीं करेंगे। अकॉर्डिंग टू कोहेम कमिटी द बैलेंस शीट इज़ अ हिस्टोरिकल स्टेटमेंट। बैलेंस शीट क्या है, एक हिस्टोरिकल स्टेटमेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल बुक्स ऑफ अकाउंट्स वी कैन मेक अ एनालिटिकल स्टडी एंड प्रिपेयर नेसेसरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके अंदर जो भी अकाउंट्स इंपॉर्टेंट है बिजनेस के अकॉर्डिंग वो सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे। ये बोलता है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड प्रिंसिपल। उसके बाद नेक्स्ट है अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिंसिपल। उसके बाद है बेटा नेक्स्ट है अकाउंटिंग प्रिंसिपल इक्वेशन प्रिंसिपल फॉर द रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन सब अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ
सम अकाउंटिंग इक्वेशन आर पॉपुलर। बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए कुछ अकाउंटिंग इक्वेशन बहुत पॉपुलर है। द वोल एंट्री ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन डिपेंड अपॉन अकाउंटिंग इक्वेशन। पूरी बिजनेस ट्रांजेक्शन किस पे डिपेंड करती है? अकाउंटिंग इक्वेशन पे। हैंस अकाउंटिंग इक्वेशन कन्वेंशन, इसको अकाउंटिंग इक्वेशन कन्वेंशन भी बोला जाता है। कुछ अकाउंटिंग इक्वेशन दी गई है जैसे कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस प्रॉफिट। The debit total of all account must be equal to the total of all account, that is debit total is equal to credit total। ये तो आपको पता ही होगा कि डेबिट इक्वल रहेगा क्रेडिट के। When one person is receiver, other is giver। एक रिसीवर है तो दूसरा गिवर ही होगा। ऑल दी रेसिप्ट आर इक्वल टू दी पेमेंट्स। रेसिप्ट जितनी रहेगी पेमेंट्स भी इक्वल रहेगी। ठीक है, कुछ क्लियर किया हुआ है क्वेश्चन से। देखिए क्या लिखा है, एक्सपेंसेस प्लस लॉसेस प्लस एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस इनकम। ठीक है, ये अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में और अच्छी से डिटेल में देखेंगे। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कुछ मॉडिफाइंग प्रिंसिपल्स बताए गए हैं। कुछ मॉडिफाइंग प्रिंसिपल्स बताएंगे, देखते हैं क्या है ये। देखो, सबसे पहला है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वही आइटम रिकॉर्ड होंगे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जिसका इफ़ेक्ट बिजनेस के फाइनेंशियल रिजल्ट पे पड़ता है। मतलब जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको छोड़ सकते हैं। द सिलेक्शन ऑफ आइटम डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टेंसेस। सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग बिजनेसमैन अपने अकाउंट्स में वही चीज़ों को रिकॉर्ड करेगा जिसका इफेक्ट बिजनेस में पड़ता है। समटाइम्स सम आइटम्स बिकम मोर इंपॉर्टेंट ड्यू टू इट्स सर्कमस्टेंसेस, सम बिकम अनइम्पॉर्टेंट। जो इम्पॉर्टेंट है सर्कमस्टेंस के अकॉर्डिंग उसको लिख लो, बाकी को लेफ्ट कर दो। सो स्पेशल केयर मस्ट बी गिवन व्हेन सच आइटम आर डिलेड विद। तो इसलिए ध्यान देना पड़ेगा कि कौन से हमारे इंपॉर्टेंट है सर्कमस्टेंस के अकॉर्डिंग और कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है। ये क्या है, ये है मटेरियलिटी कंसेप्ट। ये कुछ मॉडिफाइंग प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं ना। सेकेंड है कंसिस्टेंसी। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या लिखा है देख लेते हैं। दिस प्रिंसिपल इम्प्लाइज that there should be similarity in accounting procedure each and every year। मतलब आपने अकाउंटिंग ईयर पे जो भी मेथड अप्लाई किया है उसी मेथड से आपको साल भर चलना है। ऐसा नहीं कि बीच में आप चेंज करके दूसरा मेथड अप्लाई कर रहे हैं। आपको कंसिस्टेंट रहना है, बार बार अकाउंटिंग के मेथड्स चेंज नहीं करने हैं। देखो क्या लिखा है, फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, फॉर क्रिएटिंग डेटफुल डेब्ट्स, फॉर द वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। जो भी रूल्स हम लगा रहे हैं, जो भी प्रोसीजर्स हम लगा रहे हैं, जो भी मेथड्स हम फॉलो कर रहे हैं वो आपको चेंज नहीं करना है, वही रखना है। यही है कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखिए अब है प्रूडेंस कंसेप्ट। प्रूडेंस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या लिखा है, प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस इम्प्लाइज दैट लॉस विच में अराइज इन फ्यूचर आर एंटर्ड इन बुक्स बट नॉट द प्रॉफिट। इसका कहना है कि जो लॉस फ्यूचर में होने वाला है वो रिकॉर्ड करो, लेकिन जो प्रॉफिट फ्यूचर में होने वाला है उसको रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस प्रिंसिपल इज दैट बाय keeping in mind the losses which may arise in future, the minimum amount of net profit is shown in the account। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल में देखो क्या लिखा है, इफ़ द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज लेस देन इनवर्स प्राइस ऑन द मार्केट प्राइस, इट शुड बी गिवन शोन ओनली दैट प्राइस विच इज़ लोअर। फॉर डाउटफुल डेट्स एंड डेटर्स अ प्रोविजन और रिजर्व। तो मतलब जो भी लॉस हमको फ्यूचर में होने वाला है, जैसे मान लो एक डेटर है, वो उसको 1000 रुपीज़ का उधारी माल बेचा। अब दिख रहा है कि ये बंदा दे पाएगा नहीं दे पाएगा, मान लो उससे 800 रुपये मिल गए हैं, 200 रुपये का क्या लग रहा है कि फ्यूचर में नहीं दे पाएगा, डूब जाएगा। तो अभी से उसका प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स बना लो, क्या कि ये लॉस तो हो गया चलो 200 रुपये का। ऐसा ये कंसेप्ट, ये प्रिंसिपल ये बोलता है। ठीक है, अब क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में। चलिए अब देखेंगे हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, मैंने जैसे कि बताया है कुछ प्रिंसिपल्स हैं कि हम अपने अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स को कैसे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे लिखा है कि ये कुछ कस्टम्स हैं जो हमको फॉलो करने पड़ते हैं। कब? जब हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को प्रिपेयर करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंटिंग बनाते हैं। ठीक है, सबके कस्टम्स में, सबके ट्रेडिशंस में सिमिलैरिटी ना होने की वजह से सब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलग अलग तरीके से बनाते थे। तो बिज़नेस कमेटी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी ने डिसाइड किया कि सब अब अलग अलग नहीं बनाएंगे, हम एक प्रिंसिपल, एक रूल निकाल रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग सब अब अकाउंटिंग करेंगे। तो कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। ठीक है, सबसे पहला है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो देख लेते हैं क्या लिखा है।
In order to bring similar in accounting treatment and policies, article, written documents or circulars are issued by the professional bodies of accounting from time to time, which contains the rules, regulations and method of preparing statements. क्या किया है कि सब में सिमिलैरिटी, सबके अकाउंटिंग में सिमिलैरिटी लाने के लिए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वाले हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी है, उन्होंने कुछ रूल्स रेगुलेशंस निकाले हैं, कुछ मेथड्स निकाले हैं कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस ध्यान में रखने हैं। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आप यूज़ करके अकाउंटिंग करेंगे उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोला जाएगा। दिस प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज़ ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि सबके अकाउंट्स एक ही फॉर्मेट पे प्रिपेयर्ड होंगे। क्यों निकाला गया ये, क्योंकि सब अपने कस्टम्स के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से प्रिपेयर करते थे, ठीक है, उससे दिक्कत आती थी, तो इसीलिए ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स निकाला गया है, ठीक है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस और नीड ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्या इंपॉर्टेंस है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की? सबसे पहला है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मोर रियलाइबल बनाने के लिए, देखिए क्या लिखा है, एज द डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट डिफरेंट पॉलिसीज़, हर ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट पॉलिसी डिफरेंट मेथड प्रिपेयर करता था फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का, तो इससे क्या होता था, हम रिलायबल, हम उसे भरोसा नहीं कर पाते थे, ठीक है। तो सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक करने के लिए, सारे के रिजल्ट कंपेयर करने के लिए और उस पर रिलाई करने के लिए ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मीडियम है कि सबको सेम कर दो, कुछ रूल्स बना दो, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, फॉर प्रिवेंटिंग स्कैंडल्स एंड डिसेप्शंस। क्या होता है कि जब हमारे पास अकाउंटिंग टर्म्स नहीं थे, सिमिलैरिटी नहीं थी, तो हर पर्सन अपने हिसाब से बनाता था। इससे बहुत सारे लोग क्या करते थे, मिसयूज़ करते थे चीज़ों का, घपले करते थे, कन्फ्यूजन क्रिएट करते थे, चोरी करते थे, अजीब टाइप की चीज़ें करते थे। तो इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाया गया है कि क्या प्रिवेंट हो सके, स्कैंडल्स प्रिवेंट हो सके, डिसेप्शंस प्रिवेंट हो सके, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर यूनिफॉर्म प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंट्स। तो क्या होता है, यूनिफॉर्म प्रेजेंटेशन करने से क्या होता है कि कंसेप्ट्स, कन्वेंशंस अगर सब एक ही चीज़ अप्लाई करेंगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा और हम इजीली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या कर सकेंगे, चेक कर सकेंगे, ठीक है। तो यही था आज के लिए, मैंने बताया जो भी आपको, इसको आप कॉपी में नोट कीजिए, इसका कल हम आगे देखते हैं। बाय, थैंक यू।